गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सूरज के चारों ओर जो चक्कर काटते हैं उनको ग्रह बोला जाता है, ऐसे ही ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर काटते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं। जिस प्रकार सभी ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर काट लगाते हैं, उसी प्रकार कुछ खगोलीय पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। ठीक है। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जैसे कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा, ये प्रकृति के द्वारा ही बना हुआ है, इसलिए प्राकृतिक बोलते हैं। मानव निर्मित उपग्रह जो होते हैं वो सैटेलाइट होते हैं। तो ये है एग्जाम्पल सैटेलाइट का। ये कुछ इस तरीके के उपग्रह होते हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर छोड़े जाते हैं, जो कि मौसम की जानकारी देते हैं, पृथ्वी के किसी एरिया की जानकारी देते हैं। तो ये मैन मेड होते हैं, ये पृथ्वी पर से हम छोड़ते हैं आकाश के अंदर, ताकि हम मौसम की और इन सब की जानकारी ले सके, पृथ्वी की जानकारी ले सके। ठीक है। तो ये इसीलिए इसको मानव निर्मित भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा लगा के हमें इंफॉर्मेशन देते हैं पृथ्वी की। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27 दिनों में पूरा करता है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा जो है वो कितने दिनों में पूरी करता है? 27 दिनों में। प्लस यहाँ पर एक और चीज़ जानने वाली है कि लगभग इतने ही दिनों में यह अपने अक्ष पर भी घूमता है। यानी कि चंद्रमा इतने ही दिनों में अपने, एक तो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इसे बोलते हैं परिक्रमा। जैसे गोवर्धन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसको परिक्रमा बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे परिक्रमा बोलते हैं, जो कि चंद्रमा द्वारा लगाई जाती है 27 दिनों में। ऐसे ही अगर आप एक जगह अपने खड़े होकर राउंड घूमो, एक ही जगह पर खड़े होकर अगर राउंड घूमते हो, पूरा चक्कर लगाते हो और फिर वापस अपने उसी पोजीशन में वापस आ जाते हो, तो उसको बोलते हैं अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है। तो अपने अक्ष पर घूमने का मतलब होता है कि एक जगह पे खड़े होकर आपने चारों दिशाओं के घूम लिया और फिर उसी जगह पे जहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे तो आप ब्लैक बोर्ड की तरफ वापस आ गए। तो इस तरीके से उसे अपने अक्ष पर घूमना कहते हैं। ठीक है। तो ये भी 27 दिनों में करता है, अपने अक्ष पे भी 27 दिनों में घूमता है और पृथ्वी के चारों ओर भी 27 दिनों में घूमता है। ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? व्यास क्या चीज़ होती है? ये गोला जैसे बना हुआ है ना, इसको अगर मैं हाफ, ये मैथ्स में भी आता है भाई, व्यास देख लो क्या होता है। अगर मैं इस गोले को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं, जैसे कि हमारी 0 डिग्री लाइन यानी कि विषुवत रेखा लाइन डिवाइड कर देती है हमारी पृथ्वी को, ऐसे ही तो ये जो हाफ लाइन जा रही है ना, इसको बोलेंगे पूरा व्यास, यानी कि गोले को बराबर भागों में काट देना। ठीक है। गोले की सबसे मैक्सिमम लंबाई जो होती है वो व्यास होती है, और इसी व्यास को अगर मैं आधे भाग में काट दूं तो इसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? इतने पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। तो ये मैथ्स में अगर त्रिज्या आए तो समझ जाना कि इतने हिस्से की बात हो रही है। ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, व्यास है तो मतलब पूरे आधे पार्ट की बात हो रही है गोले के। ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग 1/4 है। यानी कि जो ये चंद्रमा है ना, हमारी पृथ्वी से 1/4 भाग है, छोटा है, 1/4 छोटा है। समझ में आई? पृथ्वी हमारी इतनी बड़ी है तो चंद्रमा उसके आगे इतना सा है, जरा सा, जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है। तो यहाँ पर पृथ्वी के चौथे हिस्से के बराबर है, इतना 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 हिस्सा जो है वो इसका पूरा व्यास है। तो इसका इतना बड़ा इसलिए जब ये पृथ्वी के पास होता है या पृथ्वी से हम देखते हैं इसको, तो ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक होता है। ये हमें इसलिए इतना बड़ा दिखता है क्योंकि ये बाकी जो, जैसे बृहस्पति हो गया या शनि हो गया या यूरेनस या नेपच्यून या शुक्र ग्रह हो गया, ये इन सब से इसलिए पास ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि हमारे पृथ्वी से एकदम पास लगा हुआ है। ठीक है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है और पृथ्वी के पास है, इसीलिए हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। अन्यथा बाकी ग्रह तो हमें दिखते ही नहीं है, पहली बात तो। और शुक्र ग्रह कभी कभी दिख जाता है आसमान में जब बहुत चमकीला होता है।
ठीक है। अच्छा, चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु, इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। ठीक है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा चंद्रमा। ये देखो गड्ढे ही गड्ढे हैं पूरी सतह पर, और ये एकदम रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान। अगर चंद्रमा पे खड़े हो जाओ तो ये लद्दाख से कम नहीं दिखेगा। मतलब ठंडा और एकदम रेगिस्तानी जैसे मिट्टी होती है, वहाँ पे ऐसी मिट्टी बिखरी रहती है। ठीक है, तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य से रोशनी लेता है, तभी इतना चमकता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी इस पर जब डायरेक्ट पड़ती है ना, तो ये इतना चमकदार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेत है तो वो चमकती है। ठीक है, तो तब ये चमकदार हो जाता है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, ये पहले व्यक्ति थे जो वहाँ पर गए थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के विभिन्न देशों के द्वारा कई प्रयास किए जाते हैं। भारत की ओर से 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया था चंद्रमा की स्टडी के लिए। ठीक है, और कहाँ से भेजा गया था? इसरो से। इसरो हमारे भारत में पड़ता है, और इसका काम यही होता है कि मतलब सैटेलाइट जो है वो भेजना। ये रे सैटेलाइट, ये देखो, ये हम भेजते हैं। ठीक है, तो ये चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 जो था, ये हमने चंद्रमा पे भेजा था चंद्रमा की स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जिस रात आकाश में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है उसको पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी कि पूर्णिमा, जिस दिन मतलब जिस रात को पूरा चंद्रमा हमें एकदम गोला दिखता है ना, चंद्रमा एकदम गोल और एकदम चमकदार, एकदम लाल लाल सा वैसे। ठीक है, और आकाश में जिस रात चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता है उसे बोलते हैं अमावस्या, यानी कि नए चंद्रमा की रात्रि। ठीक है, तो मौसम खराब ना होने पर तभी तो हम देख पाएंगे चंद्रमा को, जब मौसम खराब नहीं होगा, वरना कैसे देख पाएंगे। ठीक है, तो दिए हुए स्थान में अब अमावस्या पता चल गई, जिस दिन, जिस रात को, दिन तो होगा ही नहीं इसमें तो जिस रात को हमें चंद्रमा नहीं दिखता उसे अमावस्या बोलते हैं, जिस रात को पूरा चंद्रमा दिखता है उसे पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पर अब कुछ एक एक्टिविटी दी हुई है। दिए हुए स्थान में रात के आकाश में चंद्रमा की विभिन्न कलाओं का चित्र बनाइए। इसका चित्र मैं दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से प्रोसीजर होता है चंद्रमा के बढ़ने का। सबसे पहले तो दिखेगा ही नहीं, ये तो अमावस की रात हो गई। फिर धीरे 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 इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे, फिर पूरा एकदम पूर्णिमा, ये है पूर्णिमा। ठीक है, फिर धीरे 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 यहाँ से घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये फिर घटते 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 ये वापस अमावस्या पे आ जाता है। ठीक है, तो इसको, ये पूरा साइकिल है और इस तरीके से बना लेना भाई, ये है पूरा। ठीक है, देख लो इसको। तो देखो भाई, यहाँ पर वो पूरा जो चित्र था वो मैंने समझाने के लिए दिखाया था। इसमें सिर्फ आपको 3 चीज़ें बनानी है। एक तो पूरा चंद्रमा बना देना, इसमें पूरा गोला बना के। ठीक है, और आज की रात का चंद्रमा यानी कि 15 की रात का, ये 15 की वर्कशीट है कि 16 की है, देख लूँ मैं, 16 की है। तो 16 की रात में कैसा चंद्रमा दिख रहा था तो वैसा चंद्रमा बना देना। ठीक है, और अमावस्या की रात में तो कोई चंद्रमा है ही नहीं, तो फिर क्या बनाओगे। ठीक है, तो सिर्फ एक ऐसे ही जैसे होता है ना कि बस गोला डाल के छोड़ देना, उसके अंदर कोई कलर वलर भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो फिर दिख ही नहीं रहा, तो फिर क्या करें। ठीक है ना, तो इसमें इसको आप वाइट कलर से पूरा कर देना फिलअप, वाइट या येलो कलर से। येलो कलर से तो चंद्रमा डिनोट नहीं होगा, वाइट कलर से ही होगा, या फिर थोड़ा ग्रे कलर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है।
इसकी सहायता से हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं की सहायता से हम संचार के माध्यमों जीपीएस व टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, आईआरएस, एडुसैट इत्यादि है। तो ये तो हो गए उपग्रहों के नाम, इनसैट, ये सारे उपग्रहों के नाम है, ठीक है। लेकिन अभी तो ये वर्कशीट पढ़ा रहे हैं, अगली बार शायद इसके क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर पूछने की जगह ही नहीं बची, तो इन्होंने पूछे नहीं है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अगली वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर आएंगे, तो इसको ज़रा ठीक से पढ़ो। देखो, अब मैंने ऊपर पहले ही बता दिया था कि कृत्रिम ग्रह वही होते हैं, रॉकेट छोड़ देते हैं हम, और इस तरीके से सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के चक्कर काटते हैं। क्योंकि ये पृथ्वी के चक्कर काटते हैं इसलिए इनको उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। और ये इनका काम क्या होता है कि मौसम की जानकारी देना और हमारी पृथ्वी की जानकारी देना और संचार के माध्यम बनना। मतलब ये जो हमारा मोबाइल वगैरह चलता है ना, तो उसके अंदर जो संचार, मतलब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे अगर जैसे यहाँ पे टावर लगा हुआ है वो वर्क नहीं कर रहा, तो फिर सीधा जो हमारा सिग्नल होता है वो सैटेलाइट के थ्रू जो है वो एक दूसरे से फिर कॉल करवाता है, मतलब एक दूसरे का से संपर्क करवाता है, ठीक है। तो जीपीएस सिस्टम क्या होता है? जीपीएस का मतलब होता है कि कभी जैसे आप रास्ता भटक गए और आपको अब कोई भी बताने वाला नहीं है, तो आप क्या करते हो, अपना मोबाइल खोलते हो और वहाँ पे गूगल से पूछते हो ना कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है। या फिर जो ये ओला कैब वाले जो जीपीएस सिस्टम जो अब वो यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो बताती है कि अब यहाँ से राइट मुड़ो, अब वहाँ से बाएँ मुड़ो, तो उसके अंदर जो कंप्यूटर या ये जो मोबाइल फ़ोन में जो बोल रहे होते हैं, तो वो जीपीएस सिस्टम होता है वो, ठीक है। उसमें हमारी लोकेशन जो है वो पता चल जाती है, फिर वहाँ से हम अपना जो डेस्टिनेशन यानी कि हमारे जो जहाँ हमें जाना होता है वो टाइप कर देते हैं, तो फिर वो रास्ता अपने आप वहाँ से वहाँ तक निकल आता है। तो ये जो सिस्टम होता है इसे जीपीएस सिस्टम बोलते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है। और टेलीविज़न का जो इस्तेमाल होता है उसमें भी सैटेलाइट का ही उपयोग होता है, क्योंकि टेलीविज़न में जो हम देखते हैं सीरियल वगैरह या जो कुछ भी हम देखते हैं प्रोग्राम वगैरह, तो ये जो है वो सैटेलाइट के थ्रू ही हमारे उसमें ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। सैटेलाइट के थ्रू ही हमारे उसमें सिग्नल आते हैं। वो छतरियाँ लगा रखी होती है ना, उस पर वो सिग्नल कैच होते हैं और तब जाके हमारे टीवी पे आता है, ठीक है। छतरियाँ लगा रखी होती है ना ये छतों पर कैच करने के लिए, अच्छा, सिग्नलों को। तो यहाँ पे दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ कृत्रिम उपग्रहों की सहायता ली जाती है पता लगाएं। तो कुल मिला के ये यहाँ से यहाँ तक लिख देना इसका आंसर, सेकेंड। ये जो है इसकी सहायता से ब्रह्मांड की जानकारी, ठीक है, यहाँ तक इसकी सहायता से हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं की सहायता से, यानी कि किन की सहायता से, ये कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट की सहायता से हम संचार के माध्यमों जीपीएस और टेलीविज़न का इस्तेमाल कर पाते हैं। बस इसका यही आंसर है, लिख देना भाई। तो आज की वर्कशीट आई होप आपको समझ में आई होगी और चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। थैंक यू।